Good morning, students. मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। BA ऑनर्स पार्ट 2 जो बायो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए हम अपनी पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से वनस्पति और जंतुओं का डिस्पर्सल होता है, किस प्रकार से इन प्रजातियों पे कई बार एक्सटिंक्शन का एक डर हो जाता है, विलुप्तीकरण का डर हो जाता है। और यदि हम पृथ्वी के इतिहास को देखें तो इस प्रकार की घटनाएं हर काल में होती रही हैं। वो दोनों प्रकार का असर वहाँ पे हमें दिखता है। कई बार प्राकृतिक तौर पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है और कई बार मानव के इंटरफेरेंस की वजह से भी इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। पर ये वो घटनाएं हैं जो निरंतर हमारे इस भूमंडल पर चलती रहती है। तो हमने कल अपने लास्ट लेक्चर्स में ये दोनों चीज़ें पूरी की, जो थी डिस्पर्सल एंड एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स। आज हम इनके वितरण की बात करेंगे, जंतुओं के विश्व वितरण की बात करेंगे और जिन्हें हम ये कहते हैं जू जोग्राफिकल रीजन्स कहते हैं, प्राणी भौतिक भौगोलिक प्रदेशों की बात करेंगे। तो जंतुओं के विश्व वितरण को पढ़ने के लिए पहले हमें इसका थोड़ा एक बेस हमें देखना पड़ेगा कि हम ये जानते हैं कि हम दो प्रकार से इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो हम रीजन वाइज कर सकते हैं और किसी एक रीजन में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं उस तरह से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, और मतलब जो भी डोमिनेंस जिसमें रहती है, और दूसरा प्राणी की जो प्रजातियां होती है उसके आधार पर भी हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल हम ये देखते हैं कि जंतु वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कारक कौन से कारक हैं जिनकी वजह से ये जो जू जोग्राफिकल रीजन्स है ये रीजन्स डिसाइड होते हैं। तो इसमें हम जो मेन कारक हैं उनको दो भागों में बांटते हैं, भौतिक कारक होते हैं और जैविक कारक होते हैं। हम भौतिक कारकों की बात करें तो हम ये देखते हैं कि प्रत्येक जीव एक निश्चित भौगोलिक पर्यावरण में रहता है और उसके लिए वो सारी चीज़ें सूटेबल होना बहुत ज़रूरी है। जब भौतिक वातावरण सूटेबल होता है तभी वो विकास करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। तो इन भौतिक कारकों की हम बात करें तो जिसमें हम टेम्परेचर है, आर्द्रता है, जल की उपलब्धता है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का विकिरण है, दाब की दशाएं हैं, गुरुत्व की दशाएं हैं, ध्वनि है, जल की क्वालिटी है, उसमें वायु की क्वालिटी है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हर जगह प्रभावी होती है। चाहे हम जल की बात करें, चाहे हम थल की बात करें, चाहे हम हवा की बात करें, तो ये वो तत्व होते हैं जो बहुत ही मेजर तौर पर ये जू जोग्राफिकल रीजन्स को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये ही वो दशाएं होती है जिसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि ये इस जंतु के लिए इफ़ेक्टिव है, सूटेबल है, तभी वो जंतु वहाँ पे निवास करता है। फिर हम बात करते हैं जैविक कारकों की, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो ये जो पारिस्थितिकीय पहलू है या हम इसे कहते हैं एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसकी हम बात करें तो ये तत्व भी जंतुओं के वितरण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि सभी जीव आपस में पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, उनमें इंटरेक्शन होता है और एक दूसरे के साथ उन्हें रहना पड़ता है। ये जो जंतु होते हैं ये सब गतिशील होते हैं, इनमें माइग्रेशन भी होता है, इसमें डिस्पर्सल भी होता है, इसमें इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, इनकी डोमिनेंट स्पीसीज़ होती हैं, कई इस प्रकार की प्रजातियां होती हैं कि वो वहाँ पर उस क्षेत्र में अपना अधिकार जमा के रखना चाहता है। तो इनमें क्या होता है, इनमें भी आपस में संघर्ष होता है। इनकी जन्म दर है, इनकी मृत्यु दर है, इनका ग्रुप मूवमेंट है, ये सारी जो चीज़ें होती है ये इनकी संख्या पर निर्भर करती है। हमने फूड चेन और ट्रॉपिकल लेवल्स में पढ़ा था
कि किस प्रकार से हमारा पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर हम ट्रॉपिकल लेवल नंबर 1 की बात करेंगे तो वहाँ वनस्पति है, पर हम जब दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे और चौथे में जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस के साथ साथ इन पर बहुत सारे कंट्रोल भी होते हैं, बहुत सारा एक सिस्टम होता है जिसको इनको फॉलो करना होता है। तो कोई भी जीव जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। वो इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं रह सकता कि सबसे पहला तो वो किसके असर में रहता है, भौतिक वातावरण के। अगर भौतिक वातावरण सूटेबल नहीं है तो उसको प्रॉब्लम आती है। दूसरा, वो स्थानीय तत्वों के जब टच में रहता है तो उसमें अन्य जीव भी होते हैं और उन सभी जीवों से उसको सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। देखिए, कोई भी जीव हो उसको निरंतर संघर्षरत रहना पड़ता है। डार्विन ने भी अपनी थ्योरी में बताया था कि ये सभी जो जीव होते हैं ये अपनी प्रजाति से भी ये संघर्ष करते हैं, प्रकृति से भी संघर्ष करते हैं और अन्य प्रजातियों से भी इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, वो एक लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध हैं और उन लिमिटेड मात्रा में जो उपलब्ध ये सारे तत्व हैं, इसमें ही जीवों को अपनी लाइफ को मैनेज करना पड़ता है। इसलिए उनमें संघर्ष की स्थिति हमें निरंतर देखने को मिलती है। फिर इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है और उसके आधार पर उसके ये जो पूरा जो सेटअप है, इस सेटअप में एक बैलेंस बना रहता है। तभी तो हम कहते हैं कि एक्सटिंक्शन जो होता है वो कई बार हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर अत्यंत विपरीत प्रभाव डालता है और पारिस्थितिक तंत्र हमारा एक तरह से इम्बैलेंस हो जाता है। तो इम्बैलेंस ना हो, इसमें इसके लिए क्या होता है कि इसमें जंतुओं की संख्या के लिए एक सेल्फ रेगुलेशन होता है, जिसको हम कहते हैं कि स्वतः ही एक नियमन होता रहता है और इनकी संख्या उसके आधार पर एक बैलेंस स्थापित करती रहती है। यदि किसी देश या क्षेत्र में जनसंख्या एक निश्चित एक तय सीमा से अधिक हो जाती है तो प्राकृतिक प्रकोपों के कारण उसका ह्रास हो जाता है। हम इसको इस तरह समझें कि नेचर एक बैलेंसिंग इनके बीच में बना देती है और ये बैलेंस कहीं ना कहीं अपने आप ये होता रहता है। कभी प्राकृतिक तत्वों के कारण होता रहता है, कभी आपसी संघर्षों के कारण होता रहता है। तो जंतु संख्या का जो नियमन है या रेगुलेशन है वो एक आदर्श सीमा से अधिक भी हो जाती है और प्राकृतिक रूप से स्वयं वो एक तरह से कंट्रोल भी हो जाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे समझें तो क्षेत्र विशेष में जंतुओं की जो संख्या है वो एक तय सीमा से ऊपर नहीं बढ़ पाती है और उसका सेल्फ रेगुलेशन हो जाता है। उसमें हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलिटी पे उसका असर पड़ता है, उत्पादकता पे फर्क पड़ता है, जन्म दर में ह्रास होता है या प्रवास होता है या आहार की कमी के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है या कोई संक्रामक रोगों की समस्या हो जाती है। तो ये सब जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती है, इसके आधार पर क्या होता है कि उनकी संख्या जो है वो एक अपने आप ही सेल्फ रेगुलेट होती रहती है। और ये जो सारी प्रजातियां होती है जंतुओं की, इनमें इंटरैक्शंस होते रहते हैं। अंतरजातीय भी ये हम जिसे कहते हैं स्पेसिफिक इंटरैक्शंस भी होते रहते हैं, दूसरी प्रजातियों से भी इंटरैक्शंस होते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में या हमारे इस जैविक विश्व में कोई भी तत्व स्वतंत्र रूप से बिहेव नहीं कर पाता है। उसको अपने अस्तित्व के लिए भी, अपनी संख्या के लिए भी, अपने क्षेत्र के लिए भी बहुत अलग अलग लेवल्स पे बहुत अलग अलग प्रकार के स्ट्रगल करने पड़ते हैं और इसी स्ट्रगल के तहत उनकी संख्या भी आपस में डिसाइड होती रहती है। अगर हम इसको उदाहरण के तौर पर देखें तो किसी भी क्षेत्र में जो परभक्षक जंतुओं को या तो पूर्णतः हटा दिया जाए
या उनका समूल नाश कर दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो भक्ष्य जंतुओं की संख्या तेज़ी से बढ़ती जाएगी और वो एक तरह से ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा। इसका एक उदाहरण हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे हमने सरिस्का की बात की थी कि जब सरिस्का में टाइगर नहीं थे तो जितने भी शाकाहारी जीव या जो टाइगर्स का भोजन वाले जीव होते हैं उनकी संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ी और उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ने के कारण वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र में एक इम्बैलेंस हो गया। उसका असर क्या पड़ा कि उन्होंने वनस्पति का बड़ी मात्रा में वनस्पति को भोगा या उसका भोजन किया, तो उसकी वजह से जंगल में एक विरलता आ गई और एक इम्बैलेंस सा वहाँ पर हो गया। तो ये इस प्रकार की जो स्थिति है वो एक बहुत ही जिसे हम कहते हैं हानिकारक स्थिति है। तो हमारा एक अच्छा बैलेंस कब बना रहता है, जब इस पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव एक लिमिट में उनकी संख्या हो, उनमें एक आपस में बैलेंस बना रहे, तभी एक आदर्श रूप में एक पारिस्थितिक तंत्र हमारे सामने रहता है। एक हम अमेरिका के उदाहरण लेंगे तो एरिज़ोना जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कैबाब हिरन की रक्षा के लिए उसका जो भक्षण करने वाले जंतु थे उनको हटा दिया गया और इसका क्या रिजल्ट रहा कि वो जो हिरन थे उनकी संख्या में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हुई। और अगर भक्षक जंतुओं का क्षेत्र विशेष में सब भक्षण जंतुओं का नाश कर देते हैं तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। कारण क्या हुआ कि जब उनकी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी तो वहाँ पर उनके लिए एक भोजन का संकट हो गया और इस भोजन के संकट होने की वजह से उस प्रजाति का भी नाश किसी न किसी रूप में प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार की स्थितियाँ हमें पारिस्थितिक तंत्र में हम नॉट एग्जैक्टली कि देखते रहते हैं, परंतु इनके बारे में अनुमान लगाए जाते रहते हैं और उन्हीं के आधार पर हम भविष्य को लेकर उसकी प्लानिंग करते हैं। तो मोटे तौर पे हमने ये देखा कि जो हमारे जंतुओं का वितरण है या जंतुओं की संख्या है या जंतुओं का जो विस्तार क्षेत्र है उस पे भौतिक और जैविक दोनों प्रकार के कारक प्रभाव डालते हैं। और ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, इस पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई भी चीज़ ये नहीं कह सकते हम इसके लिए कि इसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे प्रभाव डालती हैं और एक दूसरे पर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे का सहारा भी बनती हैं और एक दूसरे पर प्रभाव भी डालती हैं। ये जो संबंध है ये कभी नकारात्मक स्थिति में भी होता है और कभी सकारात्मक स्थिति में भी होता है, परंतु ये क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। क्यों चलती रहती हैं? क्योंकि जीवों में गतिशीलता का गुण पाया जाता है और इस गतिशीलता के कारण इनके क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है, इनकी संख्या में भी परिवर्तन होता है और भोजन की तलाश में इन्हें अपने ओरिजिन से दूर दूर के क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है। इनमें भी ओवर पॉपुलेशन की स्थिति भी होती है और उस ओवर पॉपुलेशन की स्थिति जब बहुत पीक पे पहुंच जाती है तो किसी प्रजाति के नाश का भी हमारे सामने सवाल उठ जाता है। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते समय हमें इस प्रकार के उदाहरण भी मिलेंगे कि इस प्रकार की बड़ी बड़ी प्राकृतिक घटनाएं भी हो जाती हैं जिनके कारण जीवों के एक्सटिंक्शन की प्रॉब्लम भी हमारे सामने आ जाती है। तो ये सारी जो स्थितियां होती हैं ये हम पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर देखते रहते हैं और ये स्थितियां जीवों की संख्या पर, उनके क्षेत्र विस्तार पर बहुत ही डायरेक्ट रूप से प्रभाव डालती है। आप ये देखिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्टैटिक नहीं है, इनमें बदलाव आता रहता है और ये बदलाव प्राकृतिक कारकों के कारण भी होता है और जैविक कारकों के कारण भी होता है। अपनी अगली क्लास में हम स्थलीय जंतुओं के वितरण की बात करेंगे। ये सारे चीज़ें
जब आप पढ़ें तो साथ में एक अपने पास एक मैप भी रख के बैठिए, ताकि जो भी रीजन्स की हम बात करेंगे उनको हम साथ के साथ एटलस में देखते चलें, तो हमें जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती है। हमारा काफ़ी सारा कोर्स हो गया है और आप इन सब चीज़ों का के नोट्स जो हैं उनको भी ठीक करते रहिए, और साथ ही साथ कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं बुक्स की है वो बात आपको बता चुकी हूँ। सविंद्र सिंह की किताब आपके लिए ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी बायोजोग्राफी की जो किताब है, बेसिक बुक भी होगी, तो उसमें आपके काम की चीज़ें मिल जाती हैं। और साथ ही साथ इंटरनेट पे भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अच्छे नक्शे आपको उस पर भी मिल जाएंगे, हम वहाँ से भी अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये जो हम लोग रीजन्स पढ़ रहे हैं या ये जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ये जनरल टॉपिक्स हैं और हमें इसके लिए काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाता है। पर हम जब क्लास, ये जो हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम इसको बहुत सीरियसली आपको बताते हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको इसको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये आज हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं और कल की क्लास में हम स्थलीय जंतुओं के वर्गीकरण की, वर्णन की, वितरण की बात करेंगे। थैंक यू।